4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया। उत्तराखंड के नरकोटा से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां बारिश के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसे देख लोग दहशत से भर गए। वहां से सामने आई तस्वीर में पहले तो पहाड़ से मिट्टी और छोटे पत्थर गिरते दिखे और फिर देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया। मलबा सड़क पर आते ही चारों ओर धूल का गुबार छा गया और कुछ पल के लिए वहां दिखना बंद हो गया। ये देख आसपास मौजूद लोग भी खौफ से भर गए। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर पिथौरागढ़ से भी सामने आई। वहां बारिश के बीच पहाड़ का मलबा मुंसियारी रोड पर आने से एक ट्रक उसमें फंस गया। इसकी जानकारी लगते ही जल्द वहां से 2 खुदाई करने वाली मशीनें पहुंची और मलबे को हटाने में जुट गईं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि रात होने की वजह से रेस्क्यू के काम में मुश्किल पेश आई। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद मलबे में फंसे ट्रक को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया और उसके ड्राइवर को भी बचा लिया गया। बिहार के छपरा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेत का अवैध खनन करने वाले गिरोह से जुड़े लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहां से आई एक तस्वीर में एक पुलिस वाले को कुछ लोग डंडों से पीटते दिखे। इससे पहले उस पुलिस वाले को जैसे ही बदमाशों ने घेरा, वो अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ा। लेकिन हमलावरों ने पीछा कर उस पुलिस वाले को पकड़ लिया। इसके बाद तो समझिए कि उसकी शामत ही आ गई। कोई पत्थर तो कोई डंडे लेकर उस पर टूट पड़ा। इस वारदात में 7 पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के दौरे पर जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे। योगी 14 सितंबर को होने वाले पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिलान्यास के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती पार्टी के मंडल स्तर के नेताओं और कोऑर्डिनेटर्स के साथ अहम बैठक करेंगी। एमपी के रतलाम में नगर परिषद के एक कर्मचारी ने अपने दफ्तर की छत पर चढ़कर हंगामा किया। हालांकि अधिकारियों के समझाने पर कर्मचारी नीचे उतर आया। पुलिस में हंगामा करने वाले कर्मचारी की शिकायत भी की गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुंसियारी रोड पर एक ट्रक फंसने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि बाद में 2 मशीनों की मदद से ट्रक को सीधा करके बाहर निकाला गया। बिहार के नरकटियागंज से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पैसों के विवाद में 2 पक्षों के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वहां मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते दिखे। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों गुट एक दूसरे पर लाठियां लेकर टूट पड़े। इस मारपीट में एक आदमी तो लकड़ी की एक कुर्सी लेकर ही कूद पड़ा और उसने पूरी ताकत के साथ दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस झगड़े की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और सड़क के दूसरी ओर लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन किसी ने भी झगड़े को शांत कराने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, वहां से कई लोग भी गुजरे, जो इस मारपीट को पल भर देखने के बाद अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। पैसों को लेकर हुए झगड़े में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तेलंगाना के कई जिलों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी, जिससे लोगों की परेशानियां दुगनी हो गई। कई जगहों पर इतना पानी भर गया कि लोगों की जान पर बनाई, जिसकी गवाही दी राजन्ना सिरसिल्ला जिले की तस्वीरों ने। वहां तो ऐसा लगा मानो सड़कों पर कोई डैम फूट पड़ा हो। नदी की तरह मटमैला पानी पूरे इलाके में तेजी से बहता नजर आया। एक जगह पर तो कुछ लोग कमर तक पानी में फंस गए। वो दोनों खुद को बचाने की कोशिश में अपना संतुलन खो बैठे और फिर देखते ही देखते पानी में बह गए। सिरसिल्ला जैसी ही तस्वीर वारंगल से भी सामने आई। वहां भी बारिश के पानी ने पूरी सड़क पर कब्जा जमा लिया। कुछ जगहों पर तो पानी ऐसे बहता दिखा मानो वहां कभी सड़क नहीं बल्कि नदी रही हो। तो वहीं करीमनगर के हाल तो और भी ज्यादा खराब नजर आए। वहां इतना पानी भर गया कि सड़क किनारे खड़ी कई कारें उसमें पूरी तरह डूब गईं। कुछ बाइक सवार अपनी बाइक इस पानी के आगे संभाल तक नहीं पाए और वहीं गिर गए। रिहायशी इलाकों के साथ साथ बाजारों में भी हर जगह सिर्फ और सिर्फ मटमैले पानी का कब्जा नजर आया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ दबंगों ने एक पत्रकार के साथ घर में घुसकर मारपीट की। इस वारदात को किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।
जिसमें कुछ लोग आलोक मिश्रा नाम के पत्रकार को उसके घर से बाहर खींचते दिखे। फिर उन्होंने उसे खूब पीटा। डंडों से उसे इतना मारा गया कि वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद कुछ हमलावरों ने उसकी गाड़ी को निशाना बनाया और उस पर ईंटों से वार करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उस गाड़ी के दरवाजे को भी नहीं बख्शा गया। इन लोगों ने वहां ऐसा तांडव मचाया कि आसपास के लोग दहशत से भर गए। इतने से भी बदमाशों का मन नहीं भरा और उन लोगों ने जमीन पर घायल पड़े पत्रकार को एक बार फिर निशाने पर ले लिया और डंडों से पीटकर उसे सड़क पर घसीट लाए। खबर है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि उन राज्यों के काम प्राथमिकता से करें जहां चुनाव होने वाले हैं। यानी कि चर्चा है कि केंद्र के मंत्री उन 5 राज्यों में चल रही सरकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे जहां चुनाव होंगे। खबर है कि इसके लिए उन्हें रोजाना बैठक करने के भी निर्देश दिए गए ताकि पता चल सके कहां कितना काम हुआ और वहां अभी और कितना ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बैठक में सरकारी योजनाओं पर चर्चा होगी और पता चलेगा कि क्या कमियां रह गई। यही नहीं, खबर है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर खास ध्यान देने को कहा। इन दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है और उसकी कोशिश है कि सत्ता में वापसी करे। पता चला है कि इन राज्यों में विकास के काम की लिस्ट तैयार की जा रही है और कोशिश है कि जल्द से जल्द सारे पेंडिंग काम पूरे कर लिए जाएं। बड़ी खबर आ रही है मैक्सिको से। मैक्सिको में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बड़ी बड़ी इमारतें हिलने लगी, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के बाद मौसम विभाग ने सुनामी का भी अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैक्सिको से आ रही है। आपको बता दें, मैक्सिको में तगड़ा भूकंप आया है। मैक्सिको में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके बाद पूरा मैक्सिको में अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी बड़ी इमारतें भी हिलने लगी हैं। हमारे सहयोगी जनक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, 7.1 तीव्रता का भूकंप का झटका। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बड़ा तगड़ा झटका जिसे कह सकते हैं और इससे नुकसान का अंदेशा भी ज्यादा। अगर एपी सेंटर की बात की जाए तो साउथ ईस्ट कोस्ट का जो एकातोल्सो गुरेरो स्टेट है, वहां पर ये उसका तीव्रता मापी गई है। और आसपास के इलाकों में चूंकि 7.1 जब तीव्रता होती है तो जाहिर सी बात है सी कोस्ट होता है, तो वहां पर सुनामी की संभावना भी रहती है। तो सुनामी सायरन के साथ साथ वो अलर्ट भी वहां पर दिए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि ये दरअसल टेक्टोनिक प्लेट जो वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका जिसको कहें कि टेक्टोनिक प्लेट सक्रिय जहां पर है, वो इलाका है गुरेरो स्टेट। तो वहां पर मैक्सिको और आसपास के इलाकों में ये तगड़ा झटका जाहिर सी बात है कल से लेके अब तक तकरीबन 70 जितने आफ्टर शॉक भी इसके पास पाए गए हैं। तो कुल मिला के कहें कि तगड़ा झटका है। जमीन के भीतर काफी हलचल हो रही है और उसका असर भी है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा, हालांकि अभी तक किसी कैजुअलिटी की जानकारी नहीं है। वहाँ के मेयर ने भी अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर ट्वीट किया है और वहाँ पर बताया कि क्लाउडिया शेनबॉग ने भी कहा कि अब तक कोई सीरियस डैमेज की रिपोर्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन इमारतों को नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। जी जनक, तो अपने दर्शकों को फिर से बता दें, मैक्सिको में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें हिलने लगी और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के बाद मौसम विभाग ने सुनामी का भी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हिंसा केस की जांच पर पुलिस को फटकार पड़ी। दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने इस केस में पुलिस के जांच के तरीके और देरी पर नाराजगी जताई। साथ ही पुलिस कमिश्नर को खुद इस मामले में दखल देने को कहा। झारखंड में बीजेपी विधायक नारायण दास डमरू के साथ विधानसभा पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ धाम को फिर खोलने की मांग उठाई। चेतावनी देने के लिए आया हूं कि आप जल्दी मंदिर खोलें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार से 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर रहेंगी, जहां वो यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बदल गया। वहां अब रात 10 बजे के बजाय 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों से बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लुधियाना की जिला अदालत में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। संजय सिंह पर पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने मानहानि का केस दायर किया है
और इसी केस की सुनवाई के लिए वो एक दिन पहले लुधियाना की जिला अदालत में पेश नहीं हुए थे। इसी के बाद अदालत ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। ग्रैंडफादर की 13वीं थी, जिसकी वजह से कल मैं कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो पाया। मुंबई के सांता क्रूज इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां बीएमसी के एक मार्शल को कार सवार ने रौंदने की कोशिश की। दरअसल मास्क की चेकिंग के वक्त मार्शल ने उसे रुकने का इशारा किया, जिसके बाद उसने रुकने की बजाय गाड़ी को और तेज कर दिया। आप तस्वीरें देखिए कि सामने खड़े मार्शल ने उसकी कार के बोनट को ताकत से पकड़ लिया, लेकिन उसने फिर भी कार नहीं रोकी और काफी दूर तक मार्शल को अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। बताया गया कि वायरल वीडियो 1 सितंबर का था, जिसके बाद उस कार सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। गुजरात के नवसारी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 लड़कों ने पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल स्टंट करने के लिए किया। बताया गया कि पुलिस वाले गाड़ी छोड़कर मंदिर में दर्शन करने चले गए थे। तभी इन दोनों लड़कों ने पुलिस की गाड़ी को स्टंट करने के लिए अपना खिलौना बना लिया। वीडियो में एक लड़का गाड़ी का दरवाजा खोलता दिखा तो दूसरा पूरे टशन से नीचे उतरा और स्टंट करने लगा। उस लड़के के स्टंट देखने के लिए वहां कुछ लोग भी जुट गए, लेकिन जब वीडियो सामने आए तो पुलिस एक्शन में आ गई। बताया गया कि ड्यूटी पर लापरवाह रवैया दिखाने के आरोप में उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया जो गाड़ी छोड़कर चले गए थे। अफगानिस्तान में सरकार का चेहरा जिन लोगों को बनाया गया है, उनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जिनकी पहचान आतंकवाद से रही है। इनमें से तो कई ऐसे लोग हैं जो आतंकी हैं, इनामी वो भी। तालिबान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद आज भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में हैं और उन पर 2001 से लेकर आज तक प्रतिबंध जारी है। वहीं उनके 2 डिप्टी मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम दोनों प्रतिबंधित सूची में हैं। विदेश मंत्री मुल्ला अमीर खान मुताकी भी प्रतिबंधित सूची में है। तो वहीं तालिबान के कार्यवाहक सरकार में आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें, सिराजुद्दीन हक्कानी संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों के लिस्ट में हैं और उन पर अमेरिकी एजेंसी FBI ने $5 मिलियन का इनाम भी रखा है। राजस्थान में गृह मंत्री के साथ जारी खींचतान के बीच सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन पर जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। बताया गया कि जन्मदिन पर हुए समारोह में राज्य के सभी इलाकों के लोग शामिल हुए और सचिन पायलट का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। किसी ने पायलट को फूलों की माला पहनाई, तो किसी ने हल, तो किसी ने धनुष, तो किसी ने तलवार भेंट की। सचिन पायलट को बधाई देने का यह सिलसिला काफी देर तक इसी तरह चलता रहा। इस दौरान कई लोग इलाके के कलाकारों के साथ वहां पहुंचे, जो डांस कर लोगों का मनोरंजन करते दिखे। इस समारोह में भीड़ इतनी जुट गई कि जगह कम पड़ गई। सचिन पायलट से मिलने और उन्हें बधाई देने वाले काफी लोग मंच पर भी चढ़ गए। हालात इस तरह हो गए कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची। पूरे शो को देखा जाए तो विशुद्ध रूप से ये पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश है कि सचिन पायलट कितने लोकप्रिय हैं। उनकी जश्न के दौरान कई लोगों के हाथों में सचिन पायलट के कटआउट भी दिखे, जबकि कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर झूमते नजर आए। गोवा में लोगों को कोरोना के खतरे पर अलर्ट किया गया। महाराष्ट्र के केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोवा में लोगों को अलर्ट किया गया है। सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। कोविड मैनेजमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने जो SOP इशू किए हैं उसका पालन करना चाहिए। बढ़ते केसेस के दौर पे पूरे गोवा में हमने लोगों को ऑलरेडी अलर्ट किया है। यूपी के देवरिया में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने पूरे मामले में 4 लोगों पर कार्रवाई की। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। उनको पुलिस हिरासत में लेकर के उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। गुरु पर्व के मौके पर पंजाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को लाइटों से सजाया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। बिहार के लखीसराय में खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा लिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर वैज्ञानिक ने इसे किसानों के लिए कारगर उपाय बताया। हमारे यहाँ आज ड्रोन से स्प्रेइंग के लिए प्रोटेक्शन किया गया, जो कि हमारे किसानों के लिए भविष्य में काफ़ी फायदेमंद होगा। यूपी के चुनावी घमासान में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ताल ठोक दी है। उन्होंने अपने वोट बैंक को मजहबी रंग देते हुए साफ कर दिया कि वो मुस्लिम लीडरशिप को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। अयोध्या से ओवैसी के चुनावी शंखनाद का केंद्र मुसलमान वोट ही रहे और अपने वोट बैंक को संदेश देने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद के परिवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया।
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ने जैसे इस बार यूपी के सियासी उफान को खुद में समेट लिया है, इसीलिए हर राजनीतिक दल की कोशिश है कि वो अयोध्या की धुरी से जुड़कर अपनी चुनावी धार को तेज कर सके। असदुद्दीन ओवैसी भी खुद को अयोध्या के इस चुनावी मायाजाल से दूर नहीं रख सके। 3 दिन के दौरे की शुरुआत अयोध्या से की है। बंगाल और बिहार की तरह इस बार उनकी सियासी जमीन भले ही अलग है, लेकिन राग वही है, मुस्लिम तुष्टीकरण। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंडों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? संकेतों और संदेशों की सियासत में खासी दिलचस्पी रखने वाले ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर थोड़ा कंफ्यूज नजर आते हैं। पहले तो उन्होंने पोस्टर्स में अयोध्या की जगह जानबूझकर फैजाबाद लिखवाया ताकि तुष्टीकरण की चाशनी को वोटों के रंग में रंगा जा सके। फिर विवाद बढ़ा तो दोबारा फैजाबाद को अयोध्या करवा दिया। ओवैसी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यूपी में बिना तुष्टीकरण के ना ही वो अच्छे से चुनाव लड़ पाएंगे, ना ही वोट बैंक को जुटा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ मजहबी बयान दिया और विवादित ढांचे के साथ साथ यूपी के संवेदनशील मुद्दों का भी जिक्र किया। हालांकि उनके इस बयान से विवाद ज्यादा बढ़ गया। ओवैसी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा देते हुए गैंगस्टर अतीक के परिवार को अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया। विरोधियों का कहना है कि ओवैसी ने ऐसा जल्दबाजी में वोट बैंक की राजनीति के चलते फैसला लिया है। अब ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमानों के एक मुश्त वोट उन्हें मिल जाएं, सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाए। मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मुस्लिम नेता विराजमान हो जाए। वहीं बीजेपी नसीहत दे रही है कि ओवैसी अयोध्या आए हैं तो तुष्टीकरण को भूल जाएं। अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है और मंजलिस ये चाहती है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें। इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा कर और हासिल करते हैं। अयोध्या का नाम लेने से पहले लोग कतराते थे। अयोध्या जी प्रभु राम की जन्मस्थली है और वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं और मैं स्वागत करता हूं कि अयोध्या से वो आ रहे हैं और मैं तो ये भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जाकर के प्रभु राम का आशीर्वाद लें। अयोध्या से वो शुरुआत कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से हमारे आरएसएस चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी का बयान आया है, उसको अनुसरण किया है शायद उन्होंने, इसीलिए वो अपने पूर्वजों की धरती से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। हम सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं और इसीलिए वो अयोध्या आ रहे हैं। उनका स्वागत है। AIMIM ने यूपी में 100 या उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। यूं तो ओवैसी का जोर इस बात पर है कि मुस्लिम और ओबीसी समेत पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में भी सेंध लगाई जाए, लेकिन जहां तक पिछड़ों का नेतृत्व करने वाले क्षेत्रीय दलों का सवाल है तो ओवैसी का मुस्लिम और पिछड़ों वाला गठबंधन किसी मंजिल तक नहीं पहुँच सका है। इसलिए यूपी में ओवैसी की चुनावी राह आसान नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जंगल में खो गए एक छोटे बच्चे को 3 दिन बाद सही सलामत ढूंढ लिया गया। बताया गया कि 3 साल का यह बच्चा खेलने के दौरान अपने घर से ही लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। बाद में बचाव दल ने उसे 3 दिन बाद घर से थोड़ी दूर जंगल में ढूंढ निकाला। इस बचाव अभियान की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें वो बच्चा एक गड्ढे में भरा पानी पीता दिखाई दिया। बच्चे के दिखते ही एक बचाव कर्मी उसके पास पहुंचा और उसे गोद में उठाकर वहां से बाहर निकाला। बाद में बच्चे को पहले से ही तैयार खड़ी एम्बुलेंस में ले जाया गया। बच्चे के मिलने की खबर मिलते ही वहां जश्न शुरू हो गया। बच्चे के पिता तो अपने दूसरे बच्चों को गले लगाकर रोने लगे। बच्चे की तलाश में जुटे दूसरे लोग भी खुशी से झूमते नजर आए। बाद में बच्चे की सेहत की जांच करने के बाद उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया। He's perfect. He's happy. He's healthy. He's sleeping. I cannot be happier right now. 3 साल के इस बच्चे को तलाशने के लिए पुलिस और दमकल की कई टीमों के अलावा इलाके के लोग भी जी जान से जुटे थे। राजस्थान के टोंक में मालापुरा में कुछ परिवार असुरक्षा की भावना से परेशान होकर पलायन करने को मजबूर हैं। वहां के कुछ परिवारों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाकर अपनी जान को खतरा बताया और सीएम गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षा की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने मालपुरा में एक रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, लोगों के घरों के बाहर
पोस्टर हटाने पहुंची पुलिस की टीम को भी बेरंग लौटना पड़ा। गणेश उत्सव के लिए चलाई गई मोदी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए दौरान मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियम तार-तार हो गए। बीजेपी ने कोंकण क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए इस ट्रेन को चलाने का फैसला लिया, जिसे स्टेशन से रवाना करने के लिए रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे खुद वहां पहुंचे। मंत्री के साथ उनके सुरक्षाकर्मी, कुछ पुलिस अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। ऐसे में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह दिखाई नहीं दी। वहां जबरदस्त भीड़ देखी गई। किसी ने भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल नहीं रखा। सब लोग बस मंत्री के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। अगर यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से सैकड़ों लोग स्टेशन पर आपको एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने प्लेटफॉर्म पर भीड़ उमड़ने के मसले पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। कोविडची तिसऱ्या वेव्हची भीती लक्षात घेता आपल्याला या निर्बंधाचं पालन करावं। इस पर रेल राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, फिर ट्रेन में क्यों बंदी है, मंदिर में क्यों बंदी है। इन सबके बीच गणेश उत्सव के मौके पर अपने घर जाने के लिए यात्री ट्रेन में सवार हो गए, जिसके कुछ देर बाद रेल राज्य मंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद वो ट्रेन अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने ओवैसी और जावेद अख्तर पर पलटवार किया। इंद्रेश ने कहा कि अगर ओवैसी का डीएनए जांच किया जाएगा तो वो हिंदू ही निकलेंगे। तो वहीं उन्होंने जावेद अख्तर का भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं बताया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जावेद अख्तर को पता नहीं होता कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। कल मोहन भागवत जी ने कहा था कि ये सब एक ही पूर्वज के हिंदू मुस्लिम। आज असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए कि मेरा डीएनए करा दो। ऐसा है, यह एक ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, मानवीय सत्य है। 99.99% के लगभग जो भी आज के भारत में और पहले का भारत जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि होते थे, इसका मुसलमान यह पूर्वजों से हिंदू की संतान है। ओवैसी कहता है कि मैं अपना डीएनए कराने के लिए तैयार हूँ। तो बस उससे एक ही सवाल करिए सब लोग कि वह अपने बाप का, दादे का, परदादे का, चरदादे का, लक्कड़ दादे का, सड़ दादे का वंशावली खोजता चला जाए और वो बता दे कि वो अगर भारत का नहीं है तो कौन से दूसरे देश का है, और अगर उसके पूर्वज 500 साल या 800 साल पहले या 300 साल पहले और हिंदू नहीं थे तो फिर कौन थे, वो बता दे। जावेद अख्तर जी ने कहा है कि आरएसएस की तुलना उन्होंने तालिबान से कर दी। जावेद अख्तर, इट इज ए बेस्ट मेंटल केस। मध्य प्रदेश के खरगोन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां आदिवासी समुदाय के लोगों ने कैदी की पुलिस हिरासत में मौत हो जाने का आरोप लगाते हुए थाने पर जमकर पथराव किया और पुलिस थाने की सूरत ही बदल डाली। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए आदिवासियों का आरोप था कि उनके गांव के एक शख्स को पुलिस हिरासत में मार डाला गया। इस पर वो ऐसे भड़के कि पुलिस वालों के समझाने के बावजूद उन्होंने पत्थरों की बारिश कर दी। थाने में मौजूद पुलिस वैन में भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। 100 के आसपास संख्या थी लोगों की और थाने के चारों तरफ घेर करके पथराव कर दिए। तो ऐसी स्थिति में अश्रु गैस वगैरह का सहारा लेना ही पड़ता है। इस पथराव से थाने को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई। हालांकि बाद में भीड़ पर काबू पा लिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान को ताकतवर बनाकर उन्हें देश की सत्ता तक पहुंचाने के बाद पाकिस्तान अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ने लगा है। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिशें तेज कर दी हैं। खबर है कि कश्मीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का ISIS मॉड्यूल एक्टिव है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बड़ी तादाद में कश्मीरी लड़कों को भड़काकर उन्हें आतंकी संगठनों से जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान के लिए सत्ता का रास्ता तैयार करने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर में साजिशों का रुख किया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने ISIS के साथ मिलकर कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग की है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि कश्मीर और कर्नाटक में सक्रिय ISIS के एक मॉड्यूल वॉइस ऑफ हिंद की आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। उसमें आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन भी शामिल है, जो अफगानिस्तान में मौजूद ISIS के आतंकियों के संपर्क में है। खुफिया एजेंसी की खबर है कि आतंकी
भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। आतंकी संगठनों की कोशिश है कि भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए ताकि ISIS और इसका साथ देने वाले आतंकी संगठनों की ताकत दुनिया को दिखाई जा सके। बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में करीब 200 आतंकवादी सक्रिय हैं। इनमें विदेशी और स्थानीय आतंकवादी दोनों शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI के निर्देश मिलते ही वो किसी खतरनाक घटना को अंजाम दे सकते हैं। यही नहीं, खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बड़ी तादाद में कश्मीरी लड़कों को भड़काकर उन्हें आतंकी संगठनों से जोड़ने की कोशिश में जुटी है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीनों में कई कश्मीरी लड़कों को ऑनलाइन भड़काकर उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ा भी गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल 31 मई तक 79 कश्मीरी लड़कों के आतंकी संगठनों में शामिल होने की खबर है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भी आशंका है कि IS खुरासन, लश्कर और जैश आतंकी संगठन इस काम में ISI की मदद कर रहे हैं। ISI के मंसूबों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। ISI की योजना को बेअसर करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही सीमा पर जवानों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। घुसपैठ करने वाले आतंकियों को कश्मीर के गांव में ठिकाना आसानी से ना मिल सके, इसके लिए खास नजर रखी जा रही है और साथ ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने से उत्तरी कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में सीमा पर घुसपैठ तेज हो गई है। बांदीपुर, कुपवाड़ा और बारामूला में आतंकी लॉन्चपैड और घुसपैठ के रास्तों पर सक्रियता बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिश की खबर से सेना और सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर हैं। इजराइल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। वहां की एक बेहद सुरक्षित समझी जाने वाली जेल से 6 फिलिस्तीनी कैदी फरार हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में एक बार फिर तनाव गहरा गया। बताया गया कि इन कैदियों ने जेल में ही एक चम्मच से सुरंग खोद डाली और फिर उसी सुरंग के रास्ते फरार हो गए। कैदियों के भागने की खबर मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में जांच शुरू की गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई पुलिस वाले जेल के अंदर बनी सुरंग की जांच करते नजर आए। कैदियों को पकड़ने के लिए वहां हर तरफ नाकेबंदी कर दी गई। वेस्ट बैंक और गाजा से जुड़ी सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा बल के जवान हर आने जाने वाले की जांच करते दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही इन फिलिस्तीनी कैदियों के फरार होने की खबर गाजा तक पहुंची, वहां जश्न शुरू हो गया। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और कैदियों के समर्थन में मार्च निकाला। आने जाने वाले लोगों को मिठाइयां भी बांटी गईं। بالإرادة والعزيمة نستطيع أن نحسم كافة محطات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لصالح حريتنا وحرية أسرانا وأبناء شعبنا الفلسطيني। गाजा में मौजूद चरमपंथी संगठन हमास जश्न तक ही नहीं रुका, उसने इजराइल की तरफ विस्फोटकों से भरे गुब्बारे भी छोड़े, जिससे इस इलाके में एक बार फिर तनाव भड़क गया। महाराष्ट्र में फिर शुरू हुई जोरदार बारिश से कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के जिन जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, उनमें बुंडला भी शामिल है। जहां इतनी बारिश हुई कि नदियां और नाले उफान पर आ गए और इनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में नाले का पानी सड़क पर पूरी ताकत के साथ बहता दिखा। इसी बीच वहां 5-6 गायों ने इस सड़क को पार करने की कोशिश की, लेकिन 4 गायें पानी के साथ बह गईं। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो तैरकर बाहर भी आ गईं। जबकि एक दूसरे इलाके में नदी का पानी सड़क पर आने के बाद वहां ट्रैफिक को रोक दिया गया, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करते दिखाई दिए। शहर के दूसरे हिस्सों में भी कुछ इसी तरह के हालात दिखाई दिए। बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों की सूरत बिगाड़ कर रख दी। जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां दौड़ा करती थी, उन पर पानी का कब्जा दिखा। रही सही कसर लगातार हो रही बारिश ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से नदियों का बड़ा जलस्तर लोगों को डरा रहा है। उधर औरंगाबाद से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ रिहायशी इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद कुछ लोग तो जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए, जबकि कुछ इलाकों में तो सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी। महाराष्ट्र में आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहां लगातार होती बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं, जिसके बाद रत्नागिरी जिले के कई शहर पानी में डूबे नजर आए। समुद्री इलाकों का हाल तो और भी बुरा हो गया, जिसकी एक तस्वीर दापोली से सामने आई। वहां तो समुद्र में जबरदस्त तूफान आ गया, जिसकी वजह से हरडे तट पर मछुआरों की एक बोट फंस गई। उन लोगों ने इसे किनारे तक लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए और नाव आखिरकार डूब गई। वहीं इस बारिश ने शहरी इलाकों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। वहां तो लोगों के घरों में पानी ने ऐसी दस्तक दी कि घर का सामान तैरने लगा।
रत्नागिरी जिले के कई शहरों में एक सा हाल नजर आया, जहां सड़कों पर जमा पानी और लोगों की मुसीबतें दोनों ही बढ़ती चली गईं। दापोली के साथ साथ चिपलून में भी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। वहां वैशिष्ठी नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बरसाती नदी ने समंदर की शक्ल ले ली और वो शहर में दाखिल होने को बेताब दिखी। कई हिस्सों में पानी जमा होने के बाद प्रशासन ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की। जे लोक समुद्राकाठी राहतात किंवा खाडी किनारी राहतात त्यांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित व्हावे। रत्नागिरी के चिपलून और दापोली सहित कई हिस्सों में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां के कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया। उत्तराखंड के नरकोटा से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां बारिश के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसे देख लोग दहशत से भर गए। वहां से सामने आई तस्वीर में पहले तो पहाड़ से मिट्टी और छोटे पत्थर गिरते दिखे और फिर देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया। मलबा सड़क पर आते ही चारों ओर धूल का गुबार छा गया और कुछ पल के लिए वहां दिखना बंद हो गया। ये देख आसपास मौजूद लोग भी खौफ से भर गए। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर पिथौरागढ़ से भी सामने आई। वहां बारिश के बीच पहाड़ का मलबा मुंसियारी रोड पर आने से एक ट्रक उसमें फंस गया। इसकी जानकारी लगते ही जल्द वहां से 2 खुदाई करने वाली मशीनें पहुंची और मलबे को हटाने में जुट गईं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि रात होने की वजह से रेस्क्यू के काम में मुश्किल पेश आई। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद मलबे में फंसे ट्रक को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया और उसके ड्राइवर को भी बचा लिया गया।